हम कर रहे हैं यूपीएससी प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल की साथ में प्रिपरेशन एंड अभी तक हमने एनईपी के 3 पार्ट्स कवर कर लिए हैं। में प्रिलिमिनरी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सब क्या है, बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें चेंज हो, क्या क्या नया कैरिकुलम में ऐड हुआ है, किस तरह की जो है स्टेजेस जो हैं वो गवर्नमेंट ने एनईपी में दी, एनसीईआरटी से कैसे जो है मैनेज करने वाली, और वो सब हमने देखा है। और अब हम शुरू कर रहे हैं टीचर्स के लिए जो है एनईपी में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। हमने इसका बेसिक इंट्रो देख लिया था, इसके आगे का पार्ट हम जो है कंटिन्यू करेंगे। तो उत्कृष्ट विद्यार्थी ही विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जो रूरल एरियाज में है, और कोई बच्चा जो है टीचिंग जो है टीचिंग पार्ट ज्वाइन करना चाहता है, टीचिंग जो है एज ए प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहता है, तो इसको मैनेज करने के लिए एक 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम जो है वो चालू किया जाएगा। और बड़ी संख्या में मेरिट बेसिस स्कॉलरशिप जो है पूरी कंट्रीज में दी जाएंगी ऐसे बच्चों को, मेरिटियस स्टूडेंट्स को, जो कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट में, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में आना चाहते हैं। और टीचिंग एज ए प्रोफेशन रूरल एरिया में जो है, जो बच्चे उनके लिए है। रूरल एरिया में कुछ स्पेशल मेरिट बेसिस छात्रवृत्ति को स्थापित किया जाएगा, जिसके तहत 4 ईयर्स बीएड डिग्री जो बच्चे सफलतापूर्वक कर लेंगे, उन्हें उन्हीं के लोकल एरियाज में बाद में मतलब फिक्स्ड एक निश्चित रोजगार शामिल हो जाएगा। मतलब आपने एक मेरिटियस बेस पे स्कॉलरशिप ली है, तो आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए जाएंगे और वो कंप्लीट करने के बाद आपकी जॉब लग जाएगी आपकी ही लोकल में। इस प्रकार की छात्रवृत्ति स्थानीय विद्यार्थियों, स्पेशली गर्ल्स को, फीमेल्स को प्रमोट करने के लिए निकाली जाएगी, जहां उन्हें स्थानीय लोकल लेवल पर नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे, जिससे कि वो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं लोकल, उनके लिए रोल मॉडल के रूप में और उच्चतर योग्य शिक्षकों के रूप में, तो मॉडल तो बन ही रहे हैं अपने गांव में नौकरी करके, अपने आसपास के एरिया में नौकरी करके, और हायर क्वालिफाइड भी हैं, शिक्षकों के रूप में सेवा कर सकेंगे। और इनका एक बेनिफिट होगा कि ये लोकल लैंग्वेज भी बोलने वाले बच्चे। उत्कृष्ट शिक्षकों के लिए रूरल एरियाज में शिक्षण कार्य करने के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाएगा। अगर किसी टीचर की नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्र में होती है, वो वहाँ टीचिंग कर रहा है, तो उसको एनकरेज किया जाएगा, विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों में जो वर्तमान में सबसे ज्यादा शिक्षक की कमी का सामना, ऐसे एरियाज जहाँ पर टीचर्स अभी सबसे डिफिशियंसी वाले उसमें है, वहाँ पर उत्कृष्ट शिक्षकों को की सबसे बड़ी ज़रूरत जहाँ है, वहाँ पर स्पेशल जो है इंकरेजमेंट दिया जाएगा। ग्रामीण स्कूल में पढ़ाने के लिए प्रमुख प्रोत्साहन स्कूल परिसर में या उसके आसपास स्थानीय आवास का प्रदान होगा, कि या तो स्कूल में ही या स्कूल के नियर बाई में जो है आपको जो है हाउसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, या ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय आवास रखने में मदद करने के लिए किया जाएगा, आपका एचआरए बढ़ा दिया जाएगा। अगर किसी टीचर को किसी रूरल एरिया में जहाँ टीचर डेफिशिएंसी है वहाँ अपॉइंट कर रही है गवर्नमेंट, तो उनको एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, या तो स्कूल में ही टीचिंग टीचर्स की रेजिडेंशियल सर्विस कर देगी, या फिर जो है नियर बाई में ही वहाँ उनका रेजिडेंशियल एरिया बना दी जाएगा। और अगर वो गाँव में रह रहे हैं तो गाँव में रहने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा एचआरए दी। शिक्षक और समुदाय के बीच संबंध बने, मतलब वहाँ की लोकल कम्युनिटी और टीचर्स के बीच में इंटर रिलेशनशिप अच्छे हों, अपने समुदाय से जुड़ा रहे, जिससे विद्यार्थियों को रोल मॉडल और शैक्षणिक वातावरण। अब टीचर से एक एक्सपेक्टेशन ये रखी हुई है कि वो समुदाय के साथ, कम्युनिटी के साथ जो है कॉन्टैक्ट बना के रखे, अपनी कम्युनिटी से जुड़ा रहे, जिससे वो स्टूडेंट्स का रोल मॉडल और जो एजुकेशन एनवायरनमेंट है वो बना रहे। इसे सुनिश्चित करने के लिए क्या करेंगे, टीचर्स के ट्रांसफर की जो प्रैक्टिसेस हैं इस पर रोक लगाई। स्टेट और यूटी में सरकारों द्वारा निर्धारित तरीके से ही स्थानांतरण होगा, वो भी बहुत स्पेशल सिचुएशन में, बहुत विशेष परिस्थितियों में ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए जो ट्रांसफर की सर्विसेज हैं वो एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर सिस्टम के द्वारा की जाएंगी। पहली चीज तो ट्रांसफर की सर्विस को इन्होंने बिल्कुल प्रैक्टिस को मना कर दिया है कि भाई कम्युनिटी के साथ टीचर का कांटेक्ट बना रहे, टीचर बच्चों के आगे रोल मॉडल बना रहे, टीचर जो है एजुकेशन एनवायरनमेंट बना के रखे। तो इसको मैनेज करने के लिए टीचर्स का जो ये ट्रांसफर होता है नेसेसरी का, इसको रोक लगाएंगे। और स्टेट और यूटीज में एक प्रॉपर तरीका निकाला जाएगा कि इनकेस ट्रांसफर भी हो रहा है तो बहुत स्पेशल सिचुएशन, और इस ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखने के लिए ट्रांसफर की एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम बनाया जाएगा।
शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट की जो एग्जाम है, इसकी सामग्री और शिक्षा शास्त्र दोनों के संदर्भ में बेहतर परीक्षण सामग्री को विकसित करने के लिए मजबूर किया जाएगा। टीईटी के लिए जो है मटेरियल और एजुकेशन जो हमारी पेडागोजी है, इन दोनों के संदर्भ में एक अच्छा इफेक्टिव मटेरियल बने रहे, इसको डेवलप करने के लिए जो मजबूती की जाएगी, स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों, कोई सारे लेवल मतलब फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी, इन सबके शिक्षकों को शामिल करते हुए टीईटी को विस्तृत किया जाएगा। मतलब सभी के लिए टीईटी एग्जाम जो है कंपलसरी की जाएगी। विषय शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में उनके संबंधित विषय में प्राप्त टीईटी या एनटीए परीक्षा के अंकों को भी शामिल किया जाएगा। टीचर्स की जो भर्ती होगी, उस टीचर्स की भर्ती में ये भी शामिल किया जाएगा कि जिस सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर को लिया जा रहा है, उसका टेट, टीईटी एग्जाम और एनटीए से रिलेटेड जो स्कोर हो वो भी लगे। शिक्षण के प्रति जोश और उत्साह को जांचने के लिए इंटरव्यू या डेमो क्लास कंपलसरी कर दी गई। अब ये है कि एनईपी ने ये बना दिया है कि अगर कोई टीचर अपॉइंट होगा तो टीचर का डेमो होगा। स्कूल या स्कूल कॉम्प्लेक्स में टीचिंग की जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ये इसका एक अभिन्न अंग हो जाएगा, कंपलसरी पार्ट बना देंगे इंटरव्यू का या डेमो को। इन साक्षात्कारों का उपयोग स्थानीय भाषा में शिक्षण में सहजता और दक्षता का आकलन करने के लिए किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि इस लोकल एनवायरनमेंट में टीचर कितने अच्छे तरीके से, कितना स्मूथली जो है पढ़ा पा रहा है, जिससे हर स्कूल और हर स्कूल कॉम्प्लेक्स में कम से कम कुछ टीचर ऐसे होंगे जो लोकल लैंग्वेजेस में और छात्रों की अन्य प्रचलित जो उनकी घरेलू भाषाओं में उनके साथ छात्रों के साथ बातचीत कर सके। प्राइवेट स्कूलों में भी शिक्षकों का टेट एग्जाम क्लियर होना, इंटरव्यू के टाइम पे डेमो क्लास होना, इंटरव्यू होना या लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना समान रूप से योग्यता रखी जाएगी। चाहे प्राइवेट स्कूल में आप टीचिंग के लिए, सिलेक्शन के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, चाहे गवर्नमेंट का जो है वो एक एग्जाम हो रहा है, उसके थ्रू इंटरव्यू और डेमो जो है कंपलसरी कर दिया जाएगा। लोकल लैंग्वेज एंड टेट एग्जाम ये कंपलसरी किया। विषयों में शिक्षकों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने के लिए कि हर सब्जेक्ट में सफिशिएंट टीचर हो, इसके लिए स्पेसिफिकली आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन एंड लैंग्वेज जैसे विषयों में शिक्षकों को एक स्कूल या स्कूल कॉम्प्लेक्स में भर्ती किया जाएगा। ऐसा नहीं है एक स्कूल के लिए, हो सकता है जहाँ टीचर्स की कमी है तो वहाँ स्कूल कॉम्प्लेक्स के लिए भी एक पर्टिकुलर टीचर को भर्ती किया जा सकता है। स्कूलों में शिक्षकों की साझेदारी को राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा अपनाई गई ग्रुपिंग ऑफ स्कूल प्रारूप के अनुसार किया जा सकता है। स्कूलों में शिक्षकों की जो पार्टनरशिप है, इसको स्टेट और यूटीज की सरकारों द्वारा एक ग्रुपिंग ऑफ स्कूल जो है फॉर्मेट वो अपनाया जा सकता है। एंड स्कूल कॉम्प्लेक्स के छात्रों को लाभान्वित करने और लोकल नॉलेज को स्पेशलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए अदर अदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स में लोकल जो कला है, वोकेशनल जो व्यावसायिक शिल्प है, जो उद्यमिता स्किल्स हैं, एग्रीकल्चर या कोई अन्य विषय जहाँ स्थानीय विशेषज्ञता मौजूद है, वहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्तियों विशेषज्ञों को भी स्पेशल एजुकेटर के रूप में जो है अपॉइंट किया जा सकता है, उनके रूप में उनको रखा जा सकेगा। अगले 2 दशकों में, नेक्स्ट 2 डिकेड्स में अपेक्षित विषयवार शिक्षकों की रिक्तियां, ये देखा जाएगा कि 2 दशकों में कि किस सब्जेक्ट में कितनी ज्यादा वैकेंट सीट है, उसका एस्टिमेट करके एक क्या किया जाएगा, तकनीक आधारित व्यापक शिक्षक आवश्यकता योजना और भावी आवश्यकताओं के अनुमान का कार्य प्रत्येक राज्य द्वारा किया। पहला स्टेट पहले ही पता लगा लेगा कि मेरे स्टेट में जो है यहाँ इस सब्जेक्ट में, इतने सब्जेक्ट में टीचर्स की कमी है, वैकेंसी पूरी क्लियर, तो वो सिलेक्शन के टाइम पे, भर्ती के रिक्रूटमेंट के टाइम पे और पद स्थापन में ऊपर बताई गई सभी नई पहलों को समय के साथ ही जरूरत के मुताबिक बढ़ाएगा। इसका उद्देश्य क्या होगा कि सारे रिक्त पद जो हैं वो स्थानीय शिक्षकों सहित योग्य शिक्षकों का करियर मैनेजमेंट में भी हेल्प करे। अब आपको पता है कितनी टीचर्स की सीट्स खाली है, तो वो करियर मैनेजमेंट में भी इसका वो करेंगे कि अच्छा ठीक है, इस स्टेट में संस्कृत की टीचर्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, या इस स्टेट में जो है मैथ्स के टीचर्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो करियर मैनेजमेंट और प्रोग्रेस भी उसी अनुसार होगी। क्वालिटी वाले टीचर्स को रिक्रूटमेंट की जाएगी कि आप बीएड के टाइम ही ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ इस सब्जेक्ट की वैकेंसी ज्यादा है, तो आप इसमें इसकी जो इसके कोर्सेज जो है वो ज्यादा कर सकते हैं। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम
और ऑफरिंग्स भी अनुमानित रिक्तियों के कोऑर्डिनेशन के साथ हुई। मतलब वो जो प्रोग्राम निकलेंगे वो भी इनको कोऑर्डिनेट करते हुए भी निकलेंगे कि कहाँ किस में ज़्यादा रिक्ति हैं। सर्विसेज के दौरान कल्चर, वर्क कल्चर क्या रहेगा, एनवायरनमेंट क्या रहेगा, तो स्कूलों के काम के वातावरण और संस्कृतियों में आमूलचूल परिवर्तन करने का प्राइमरी लक्ष्य शिक्षकों की क्षमताओं को मैक्सिमम लेवल तक बढ़ाना होगा। कि वर्क कल्चर को ऐसा बनाओ कि जो टीचर है वो अपनी कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी के साथ, मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ काम करना चाहे, ताकि वो अपना काम प्रभावी ढंग से कर सके और यह सुनिश्चित हो सके कि टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट, प्रिंसिपल्स और अदर जो वर्कर्स हैं, अदर जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनका एक इंक्लूसिव कम्युनिटी बने, वो एक प्रॉपर इसका ग्रुपिंग बने। इसका एक कॉमन लक्ष्य ये होगा कि सभी बच्चे सीख रहे हैं। बच्चे को सेंटर में रख के, चाइल्ड सेंट्रिक होकर के इस तरह का वर्क एनवायरनमेंट बनाना है, इस तरीके की कम्युनिटी बनानी है, तो इंक्लूसिव कम्युनिटी हो, सब अपने आप, सबका हिस्सा उसके अंदर हो, सबकी भागीदारी उसमें हो और सभी का लक्ष्य बच्चे सीख रहे ही होना चाहिए। इस दिशा में पहली आवश्यकता स्कूलों में सभ्य और सुखद कार्य स्थिति सुनिश्चित करने की होगी। कि एक सिविलाइज्ड और एक प्लीजेंट वर्क एनवायरनमेंट स्कूल में होना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों में सफिशिएंट इनफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर, टॉयलेट्स प्रॉपर होने चाहिए, वॉशरूम प्रॉपर होने चाहिए, क्लीन सैनिटाइजेशन, पीने का पानी अच्छा होना चाहिए, सीखने के लिए स्वच्छ और आकर्षक स्थान होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटिंग जो उपकरण है, इंटरनेट, लाइब्रेरी, गेम्स और एंटरटेनमेंट के साधन होने चाहिए, ताकि स्कूलों के शिक्षक और छात्र, सभी जेंडर के छात्र और CWSN किड्स एक इंक्लूसिव, सुरक्षित और प्रभावी शिक्षण वातावरण प्राप्त कर सकें और उनके स्कूल में पढ़ाने और सीखने के लिए सुविधाजनक और प्रेरित महसूस, टीचर प्रेरणादायक फील करे, टीचर सहज महसूस करे, मोटिवेटेड फील करे बच्चों को सिखाने के लिए। सेवाकालीन प्रशिक्षणों में स्कूलों में कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर इनपुट होंगे। जब टीचर्स के इन सर्विस प्रोग्राम चलेंगे तो वहाँ बात होगी वर्क प्लेस पर सेफ्टी की, हेल्थ की, एनवायरनमेंट की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी शिक्षक इन आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो, हर टीचर जो है इन नेसेसिटी, इन नीड्स के साथ जो है सेंसिटाइज्ड हो। प्रभावशाली स्कूली प्रशासन, रिसोर्सेस की जो है शेयरिंग और कम्युनिटी के निर्माण के लिए स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट की सरकारें जो है स्कूल कॉम्प्लेक्सेस या स्कूल का साइंटिफिक जो है स्कूल का वैज्ञानिकरण या साइंटिफिकेशन कर सकती है, स्कूल तक पहुंच को कम किए बिना जैसे उन्नतशील प्रारूप अपना सकती है। वो अलग स्ट्रेटजी अपना सकती है कि बच्चे के पास सारी चीजें पहुंचे, बच्चा हर चीज सीखे। उदाहरण के लिए स्कूल कॉम्प्लेक्स का निर्माण जो है जीवंत शिक्षक समुदाय के निर्माण की दिशा में एक लंबा रास्ता तय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्कूल परिसरों में शिक्षकों का काम पर रखने से विद्यालय परिसरों में स्कूल के भी संबंध स्वतः बन सकते हैं। तो हमें क्या कर सकते हैं कि जो शिक्षकों के उत्कृष्ट विषयवार वितरण है उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। स्कूल कॉम्प्लेक्स बना दिया और सपोज करो 4-5 स्कूल लिए हैं, 4-5 स्कूल में एक टीचर फिजिक्स बहुत बढ़िया पढ़ाता है, एक स्कूल का टीचर हिंदी बहुत बढ़िया पढ़ाता है, तो वो रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं। इससे एक अधिक जीवंत शिक्षक ज्ञान का आधार बनेगा। और छोटे स्कूलों में शिक्षक अब अलग थलग नहीं रखेंगे, ग्रुप्स में अलग, वो अलग अलग, वो सेपरेट फील नहीं करेंगे, वो बड़े स्कूल कॉम्प्लेक्स समुदायों के साथ काम कर सकते हैं। एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट बन सकता है, पार्टनरशिप के साथ काम कर सकते हैं, कोलैबोरेशन में काम कर सकते हैं और ये सुनिश्चित करेगा कि सभी बच्चे सीख रहे हैं। अल्टीमेटली ये सभी बच्चा सीख रहा है। शिक्षकों को आगे बढ़ाने और सीखने के लिए प्रभावी सामुदायिक वातावरण बनाने में मदद करने के लिए स्कूल कॉम्प्लेक्स में जो है काउंसलर, प्रशिक्षित सोशल वर्कर्स, टेक्निकल और जो है मेंटेनेंस वर्कर्स, ये सारी चीजों को ये साझा कर सकते। अभिभावकों, पेरेंट्स और अन्य प्रमुख स्थानीय हितधारक जो लोकल अथॉरिटीज के लोग हैं, इनके सहयोग से शिक्षक में ही स्कूल और स्कूल कॉम्प्लेक्स के एडमिनिस्ट्रेशन में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी या स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट समिति के सदस्य के रूप में अधिक शामिल होंगे। अभी SMC में रूल दिया हुआ है कि 75% तो क्या है, पेरेंट होगा, 25% में से 1/3 25% का टीचर होंगे मेंबर के रूप में SMC कमेटी। तो अभिभावकों और लोकल अथॉरिटी के साथ कोलैबोरेशन में टीचर्स भी स्कूल और स्कूल कॉम्प्लेक्स के एडमिनिस्ट्रेशन में SMC को या SCMC के मेंबर के रूप में शामिल होंगे। ठीक है। शिक्षकों को ज्यादातर समय नॉन टीचिंग एक्टिविटी करने में व्यतीत होने से रोकने के लिए टीचर को ऐसे कार्य जो शिक्षण से सीधे संबंधित नहीं, उनको करने की अनुमति नहीं होगी। अब ये डायरेक्ट रूल आएगा, टीचर जो है नॉन टीचिंग काम जो है वो कम करेगा।
विशेष रूप से शिक्षकों को कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स में मिड डे मील से संबंधित कार्यों के लिए एक लॉजिकल मिनिमम टाइम जो है उससे अधिक समय में शामिल नहीं किया जाएगा, जिससे वो पूरी तरह से टीचिंग प्रोसेस पे ध्यान दे सके। जो टीचर अननेसेसरी एक्टिविटीज में ज्यादा इंडल्ज हो रखा है उसको कम करने पे एनईपी 2020 ने फोकस किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए स्कूल में सीखने के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। प्रिंसिपल और टीचर की अपेक्षित रोल में यह स्पष्ट रूप से शामिल होगा कि अपने स्कूल में इफेक्टिव टीचिंग, इफेक्टिव लर्निंग और सभी हितधारकों के लाभार्थ एक सेंसिटाइज्ड और इंक्लूसिव कल्चर का निर्माण करते हो। सबको शामिल किया हुआ है। इफेक्टिव एनवायरनमेंट मतलब ऐसे डीजिस के बच्चों को, इकोनॉमिकली वीक बच्चों को, ठीक है, बैकवर्ड बच्चों को, CWSN बच्चों को, स्पेशल ट्रेनिंग वाले बच्चों को, इस सबको शामिल करते हुए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हुए, सबके लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाते हुए टीचिंग का कल्चर बनाना है, पढ़ाने का कल्चर बनाना। शिक्षकों को पाठ्यक्रम और शिक्षण के उन पहलुओं को चयनित करने के लिए ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाएगी जिससे वो उनके तरीकों से पढ़ा सके, उनकी कक्षाओं, उनकी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए अधिक प्रभावी। अब टीचर अभी भी जनरली बहुत जगह नहीं होता है, लेकिन अगर कहीं हो रहा है तो इसको एनईपी ने रूल बनाकर, एनईपी ने शामिल ही कर दिया। अभी रूल तो आई विल नॉट से, एनईपी ने अपने पॉलिसी में लिखा है टीचर की ऑटोनॉमी है कि वो कौन से तरीके से पढ़ाए, क्लास को कैसे इंगेज करे, कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को कैसे समझाए, कैसे इफेक्टिव टीचिंग करे, ये टीचर के ऊपर डिपेंडेंट है। टीचर सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स पर भी ध्यान देगा जो स्टूडेंट के होलिस्टिक डेवलपमेंट की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इसेंशियली रिक्वायर्ड है। शिक्षकों को ऐसी टीचिंग मेथड अपनाने के लिए सम्मानित किया जाएगा जिससे कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफल में वृद्धि हो। टीचर को जो है अप्रिसिएशन तो मिलेगा, टीचर को जो है अवॉर्डेड भी किया जाएगा जिससे क्लास में जो स्टूडेंट है उनकी लर्निंग के आउटकम में अगर ग्रोथ हो रही है तो टीचर को सम्मानित भी किया जाएगा। फिर है सतत व्यावसायिक विकास, CPD भी हम करते हैं, हमारी अपार में भी भरते हैं, ठीक है। रूल भी है कि CPD होनी चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी है, इन सर्विस जो है टीचर की लर्निंग बननी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। तो शिक्षक को खुद में सुधार करने के लिए और अपने ऑक्यूपेशन से संबंधित मॉडर्न थॉट्स और नए ट्रेंड्स को सीखने के लिए कॉन्टीन्यूसली अपॉर्चुनिटीज दिए जाएंगे। इन्हें लोकल लेवल पर, रीजनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल और इंटरनेशनल जो है प्लेटफॉर्म के साथ ऑनलाइन टीचर डेवलपमेंट मॉड्यूल के रूप में कई तरीकों से पेश किया जाएगा। प्लेटफॉर्म, विशेष रूप से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएंगे ताकि टीचर्स अपनी थॉट्स को, अपनी बेस्ट टीचिंग प्रैक्टिसेस को साझा कर सके। हर टीचर से ये अपेक्षित होगा कि वह स्वयं के व्यावसायिक विकास के लिए वॉलंटियरली हर साल लगभग 50 घंटों के CPD कार्यक्रम में हिस्सा ले। वॉलंटियरली बोल दिया है, इंडिविजुअल को CPD में 50 आवर्स जो है पूरे साल में करना होगा, एक्सपेक्टेड है। CPD के अवसरों में स्पेशली बुनियादी साक्षरता, फंडामेंटल लिटरेसी, न्यूमरेसी की जो मॉडर्न टीचिंग मेथडोलॉजी है, लर्निंग आउटकम्स की जो क्रिएटिव और जो फेवरेबल असेसमेंट है, कंपिटेंसी बेस्ड जो लर्निंग है, या और अदर अलग अलग तरीके की जो पैडागोजी है जो एक्सपेरियंशियल बेस्ड है, आर्ट इंटीग्रेटेड है, गेम इंटीग्रेटेड है, स्टोरी टेलिंग बेसिस पे है, इनको जो है क्रमबद्ध रूप से सम्मिलित किया। ये टीचर्स के लिए है। स्कूल के प्रिंसिपल या HOS, स्कूल कॉम्प्लेक्सेस के HOS जो है हेड ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के लिए अपनी लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स को कॉन्टिन्यूसली डेवलप करने के लिए एक समान मॉड्यूलर लीडरशिप या मैनेजमेंट जो है वर्कशॉप, ऑनलाइन डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज होगी ताकि वे अपनी सर्वोत्तम प्रैक्टिस को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। इन संस्था प्रमुखों से भी क्या अपेक्षित होगा कि वे भी हर साल 50 आवर्स के CPD कार्यक्रम में भाग लिए। प्रिंसिपल से भी एक्सपेक्ट किया हुआ है। इसमें कैपेसिटी बेस्ड, लर्निंग आउटकम बेस्ड टीचिंग के आधार पर शैक्षणिक योजनाओं को तैयार करने और लागू करने को सेंट्रलाइज करते हुए लीडरशिप और मैनेजमेंट के साथ सब्जेक्ट स्पेसिफिक शिक्षण साथ से संबंधी कार्यक्रम शामिल होंगे। फिर है कैरियर मैनेजमेंट एंड प्रगति, प्रोग्रेस, CMP, जब टीचर्स के लिए डिस्कस हो रहा है। उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों की पहचान की जानी चाहिए, अभी होती है स्टेट टीचर अवार्ड, नेशनल अवार्ड, वो भी हो रहा है। यहाँ मेंशन किया कि उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों की पहचान की जानी चाहिए, उन्हें पदोन्नति, उन्हें प्रमोशन,
वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए, जिससे कि सभी शिक्षकों को अपना बेहतरीन कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिले। इन्होंने इसको प्रमोशन से जोड़ने की बात कही है, इन्होंने इसको जो है इंक्रीमेंट से जोड़ने की बात करी है, ताकि दूसरे टीचर भी मोटिवेट हों। अतः एक सशक्त मेरिट आधारित कार्यकाल, प्रमोशन और वेतन व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा, जिसमें शिक्षकों का प्रत्येक स्तर मल्टी लेवल होगा, जिसमें बेहतरीन शिक्षकों को प्रोत्साहन और पहचान मिलेगी। हर लेवल को इंपॉर्टेंस दी है। शिक्षकों के प्रदर्शन के सही आकलन के लिए स्टेट और यूटी की जो गवर्नमेंट है वो सरकार द्वारा मल्टीपल पैरामीटर्स की एक सिस्टम को स्थापित करेगी, जो कि अपने सहकर्मियों द्वारा की गई समीक्षा, मतलब आपके पीयर्स के थ्रू भी आपको क्या जो है फीडबैक दिए हैं, आपकी अटेंडेंस, आपके समर्पण, सीपीडी के घंटे, स्कूल और समुदाय में की गई अन्य सेवाओं, पैरा 5.2 में जो एनपीसीएटी पर आधारित है उसमें क्या दिया हुआ है उसके भी पे किया जाएगा। इस पॉलिसी में करियर के संदर्भ में कार्यकाल से आशय प्रदर्शन और योगदान के आकलन के बाद स्थायी रोजगार से है। यहाँ जो है हमारा कार्यकाल, इसको किससे जोड़ा है, उसके प्रदर्शन और योगदान के आकलन के बाद स्थायी रोजगार से, मतलब उसके प्रोबेशन के खत्म होने के बाद से। और कार्यकाल ट्रैक से मतलब है स्थायी होने से पूर्व से जो प्रोबेशन में काम किया है वो कार्यकाल ट्रैक है उसका। इसके अलावा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि करियर की जो ग्रोथ है, जो उसका टेन्योर है, जो उसकी प्रमोशन है, जो उसकी इंक्रीमेंट है, इन सबके कॉन्टेक्स्ट में एकल स्कूल चरण यानी फंडामेंटल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी के बीच भीतर शिक्षकों के लिए भी उपलब्ध होगा। अब ऐसा नहीं है कि पीआरटी टीजीटी में प्रमोट हो रहा है, टीजीटी पीजीटी में प्रमोट हो रहा है, कह रहा है पीआरटी में भी अलग अलग लेवल है, टीजीटीज में अलग अलग लेवल, पीजीटीज में अलग अलग लेवल होंगे। और प्रारंभिक अवस्था के बाद के चरणों में शिक्षकों के लिए या इसके विपरीत, हालांकि चरणों में इस तरह के करियर संबंधी कदम उठाने की अनुमति होगी, बशर्ते शिक्षकों के पास इस तरह के कदम उठाने की इच्छा और योग्यता हो। करियर की प्रगति से संबंधित कोई प्रोत्साहन नहीं है, ये कोई प्रोत्साहन नहीं है, वो आपको दे रहे हैं, क्योंकि इससे क्या समर्थन मिलेगा कि स्कूल एजुकेशन के सारे स्टेजेस में हायर क्वालिटी वाले टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, और किसी भी चरण का कंपैरिजन हम दूसरे से नहीं कर सकते, क्योंकि सब स्टेजेस इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रिपरेटरी हो, चाहे फाउंडेशनल, चाहे मिडिल, चाहे सेकेंडरी। तो सबको स्टेटस इक्वल देने के लिए उन्होंने कहा कि हम इन्हीं के अंदर स्टेजेस बनाएंगे, मल्टीपल स्टेट बनाएंगे टीचर्स के प्रमोशंस के लिए। योग्यता के आधार पर शिक्षकों की वर्टिकल मोबिलिटी भी सर्वश्रेष्ठ होगी, उनकी वर्टिकल मोबिलिटी भी होगी। उत्कृष्ट शिक्षक जिन्होंने लीडरशिप और मैनेजमेंट के स्किल्स को दर्शाया होगा, उन्हें टाइम के साथ ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे आगे चल करके स्कूल कॉम्प्लेक्सेस, बीआरसी, सीआरसी, बीआईटीआई, डीआईआईटी के साथ अदर गवर्नमेंट हमारे डिपार्टमेंट्स और मंत्रालयों में एकेडमिक लीडरशिप कर सकें। स्कूल तक ही लिमिटेड नहीं कर दिया है, अगर आपने अच्छा प्रदर्शन किया है लीडरशिप और मैनेजमेंट में, आपको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाएगी। तो स्कूल कॉम्प्लेक्सेस, बीआरसी, सीआरसी, बीआईटीआई, डीआईआईटी के साथ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, मिनिस्ट्रीज में जो है एकेडमिक लीडरशिप दी जाएगी। अब शिक्षकों के लिए ऑक्यूपेशनल क्या स्टैंडर्ड डिसाइड किए हैं, तो प्रोफेशनल क्या स्टैंडर्ड डिसाइड किए हैं, तो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा नेशनल टीचर एजुकेशन काउंसिल एनटीसी द्वारा एनसीईआरटी, एससीईआरटी, सभी स्तर और क्षेत्र के शिक्षक की तैयारी करने वाले शिक्षक और विकास हेतु संस्थाओं द्वारा और हायर जो एजुकेशन सेंटर्स हैं उनके साथ कंसल्ट करके सामान्य मानक परिषद के तहत, जीईसी के तहत, ठीक है, जनरल जो है जीईसी बोला उन्होंने, सामान्य मानक परिषद, जनरल स्टैंडर्ड जो है कमेटी के साथ व्यावसायिक मानक सेटिंग बोर्ड, पीएसएसबी, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बोर्ड, पीएसएसबी का एक जनरल मार्गदर्शक सेट 2022 तक विकसित किया। इन्होंने कहा कि हम एक पीएसएसबी का सेट रेडी कर लेंगे, अपने नए स्वरूप में पुनर्गठित करके अपने नए स्वरूप में शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों एनपीएसटी का एक सामान्य मार्गदर्शक सेट तैयार करेंगे। उन्होंने क्या कहा कि जो एनटी है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, ये एससीईआरटी सभी लेवल्स के टीचर्स जो शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, जो विकास हेतु संस्थान है, हायर एजुकेशन वाले जो है, उनके साथ परामर्श करके सामान्य मानक परिषद के तहत, जीईसी के तहत एक पीएसएसबी
व्यावसायिक मानक सेटिंग बॉडी के रूप में रीऑर्गेनाइज होगी। इसके नए स्वरूप में शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों में एनपीएसटी का एक सामान्य मार्गदर्शक टेक्स्ट सेट, जनरल इंस्ट्रक्शनल सेट जो है 2022 तक विकसित करेगी। मानकों में विशेषज्ञता, रैंक के विभिन्न स्तरों पर शिक्षक की भूमिका, उस रैंक के लिए आवश्यक दक्षताओं की अपेक्षाओं को शामिल किया जाए। इसमें प्रत्येक रैंक में किए गए प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए स्टैंडर्ड्स शामिल होंगे जो कि टाइम टू टाइम पर किए जाएंगे। एनपीएसटी सेवा पूर्व शिक्षा कार्यक्रमों के डिजाइन को भी सुनिश्चित करेगी कि सेवा पूर्व मतलब आप जॉब में नहीं, से पहले के शिक्षा कार्यक्रम को भी डिजाइन करेगी, तब जाकर इसे स्टेट द्वारा अपनाया जा सकता है। और इन स्टैंडर्ड्स के आधार पर शिक्षकों का करियर मैनेजमेंट होगा, जिसमें उनका टेन्योर, व्यवसायी विकास के प्रयास, वेतन वृद्धि, पदोन्नति और अन्य पहचान शामिल होगी। जो उनका टेन्योर वर्क है या उनकी जो सीनियरिटी की बजाय सिर्फ निर्धारित स्टैंडर्ड के आधार पर ही उनको प्रमोशन और वेतन में वृद्धि की जाएगी। 2030 में नेशनल लेवल पर व्यवसायिक मानकों की समीक्षा और संशोधन किया जाएगा। कौन से ईयर में? 2030 में राष्ट्रीय स्तर पर व्यवसायिक मानकों की समीक्षा और संशोधन किया जाएगा और उसके बाद हर 10 साल में व्यवस्था की गुणवत्ता का सख्त अनुभवी विश्लेषण किया जाएगा। पहले तो 2030 में, उसके बाद हर 10 साल के बाद ये काम करेंगे। स्पेशल एजुकेटर, स्कूल शिक्षा के कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त विशिष्ट शिक्षकों की अति आवश्यकता, बहुत जरूरत है। इन स्पेशल एजुकेटर्स की कुछ उदाहरणों में मिडिल और सेकेंडरी लेवल पर CWSN किड के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए, ऐसे छात्रों से जिन्हें सीखने में कठिनाई है, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, कि टीचिंग हेतु सब्जेक्ट्स की टीचिंग के लिए रिक्वायरमेंट होती है। इन शिक्षकों को सिर्फ विषय शिक्षण ज्ञान और विषय संबंधी शिक्षण के उद्देश्यों को ही नहीं समझना, बल्कि इन्हें स्टूडेंट्स के स्पेशल नीड को समझने के लिए भी स्किल्स इनमें पास होनी चाहिए। इसीलिए इन क्षेत्रों में स्पेशल जो एजुकेटर्स हैं और जो जनरल टीचर्स हैं, उनके शुरुआती दौर में या उनकी सर्विसेज से पहले ही तैयारी होने के लिए सेकेंडरी स्पेशलाइजेशन विकसित की जा सकती है, द्वितीय विषय की योग्यता विकसित की जा सकती है। इसके लिए शिक्षकों को इन सर्विस और प्री सर्विस मोड्स में लाइक फुल टाइम या पार्ट टाइम जो है, या फिर मिक्स्ड कोर्स मल्टी डायमेंशनली या मल्टी डिसिप्लिनरी, उसमें यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में उपलब्ध कराए जाएंगे। योग्य विशेष शिक्षकों तो विषय शिक्षण को भी संभाल सकते हो कि पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए NCTE और RCI के पाठ्यक्रम के बीच में भी तालमेल को सक्षम किया जाएगा, कि ये सिलेबस में भी चेंज किया जाएगा कि स्पेशल एजुकेटर और जो जनरल टीचर है वो दोनों चीजें जो है एक टीचर सीख ले। अब शिक्षक शिक्षा का दृष्टिकोण क्या होगा? यह मानते हुए कि शिक्षकों को हायर क्वालिटी की सामग्री के साथ पेडागोजी में ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी, तो शिक्षक शिक्षा को धीरे धीरे वर्ष 2030 तक मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में शामिल किया जाएगा। जैसे जैसे सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज मल्टी डिसिप्लिनरी बनने की दिशा में बढ़ेंगे, तो उनका लक्ष्य ऐसे उत्कृष्ट शिक्षा विभाग स्थापित करना होगा तो शिक्षा में BEd कराते हो, MEd कराते हो और PhD की डिग्री प्रदान करें। ये लक्ष्य रखा हुआ है शिक्षक शिक्षा में। 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत BEd डिग्री होगी, जिसमें विस्तृत ज्ञान सामग्री और अध्यापन सामग्री से शिक्षण कराया जाएगा। वर्ष 2030 तक कंपलसरी हो जाएगा, ये न्यूनतम योग्यता हो जाएगी 4 वर्षीय एकीकृत BEd डिग्री। इसमें स्थानीय स्कूलों में छात्र शिक्षण के रूप में प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज जो है वो टीचिंग भी होगी। 4 वर्षीय एकीकृत BEd डिग्री प्रदान करने वाले इन्हीं मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन के द्वारा 2 वर्षीय BEd कार्यक्रम भी दिए जाएंगे। किन किन को? सिर्फ ऐसे बच्चे को जिसने ग्रेजुएशन करी हुई है। इन BEd कार्यक्रमों को 1 वर्षीय BEd कार्यक्रम में भी चेंज किया जाएगा। कब? जब उस बच्चे ने 4 वर्षीय मल्टी डायमेंशनल ग्रेजुएशन की डिग्री ले रखी है या किसी विषय में जो है मास्टर्स की हुई है और उस विशिष्ट विषय में उसे शिक्षक बनना हो, तो वो 1 ईयर की BEd कर पाएगा। इस प्रकार की सभी BEd डिग्रियां केवल 4 वर्षीय एकीकृत BEd डिग्री उपलब्ध कराने वाले मान्यता प्राप्त मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन द्वारा ही प्रदान की जा सकती है। 4 वर्षीय एकीकृत BEd कार्यक्रम प्रदान करने वाले मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिनके पास ODL मुक्त दूरस्थ शिक्षण को भी मान्यता होगी, वो दूर दराज और ऐसे ज्योग्राफिकल हार्ड एरियाज के स्टूडेंट्स को और अपनी जो क्वालिफिकेशन बढ़ा के देखने की इच्छा रखने वाले इन सर्विस टीचर्स हैं उनको मिक्स्ड या ODL मोड से भी हायर क्वालिटी में BEd प्रोग्राम प्रदान कर सकते हैं, जिससे कि वे कार्यक्रम के व्यवहारिक प्रशिक्षण और छात्र शिक्षक घटक तथा मेंटरिंग हेतु उपयुक्त और ठोस व्यवस्था करें। दूसरी चीज़ों के लिए वो तब उनका प्रैक्टिकल टीचिंग हो सके और वो स्टूडेंट्स को समझ सके, मेंटोरिंग कर सके, उसके लिए वो अलग जो है मेजरमेंट करेंगे। सभी BEd कार्यक्रमों में शिक्षण शास्त्र की जांच परखी तकनीकों के साथ हाल ही में सबसे नवीनतम तकनीकों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। न्यू मॉडर्न टेक्निक से जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संबंध में शिक्षण शास्त्र मतलब FLN की टीचिंग होगी।
मल्टी जो है मल्टी लेवल टीचिंग होगी, असेसमेंट होंगे, CWSM इनको पढ़ाने वाली चीज़ होंगी, विशेष इंटरेस्ट वाले या प्रतिभाशाली जो है बच्चे उनको पढ़ाना सिखाया जाएगा, टेक्निकल जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज़ का यूटिलाइजेशन सिखाएंगे, चाइल्ड सेंट्रिक स्टडी सिखाएंगे और कोलैबोरेशन में टीचिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें जो है बीएड में बच्चे को टीचर को सिखाई जाएगी। सभी बीएड कार्यक्रमों में स्थानीय स्कूलों में जाकर कक्षा में शिक्षण करने को एक बिहेवियरल ट्रेनिंग के रूप में शामिल किया जाएगा। सभी बीएड कार्यक्रम किसी भी विषय को पढ़ाने या किसी भी गतिविधि को कराने के दौरान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल ड्यूटीज में हमारी आर्टिकल 51A और अदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो है मेजरमेंट्स, उनका पालन करने पर भी फोकस करेगी। इसमें एनवायरनमेंट के प्रति बच्चे को अवेयर किया जाएगा, उसकी कंजर्वेशन पे फोकस किया जाएगा, कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट को सेंसिटाइज करके उसके इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि बच्चा पर्यावरण शिक्षा स्कूल में ही सीख सके, वो समझ जाए कि पर्यावरण बचाना जरूरी है। कुछ विशेष अल्प अवधि के स्थानीय शिक्षक कार्यक्रम, मतलब कुछ छोटे पीरियड के स्थानीय शिक्षक कार्यक्रम जैसे BITE, TIIT या स्वयं स्कूल परिसरों में उपलब्ध होंगे, जिससे कि स्थानीय व्यवसाय, ज्ञान और कौशल जैसे स्थानीय कला, म्यूजिक, एग्रीकल्चर, ऑक्यूपेशन, गेम्स, बढ़ईगिरी और अन्य व्यावसायिक शिल्पों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो वहाँ के लोकल स्थानीय व्यक्ति है उनको स्कूल या स्कूल कॉम्प्लेक्सेस में मास्टर जो है मास्टर टीचर के रूप में पढ़ाने के रूप में नियुक्ति किया जाता है। बच्चा जो है स्किल्स को सीख सके, कौशल बोध में जो है हम मास्टर प्रशिक्षक नियुक्त कर सकते हैं लोकल लेवल के जो है व्यक्तियों को, जिनका बड़ा योगदान है वहाँ की लोकल कम्युनिटी में और जिनको ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया आती हैं। बहुविषयक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में उन शिक्षकों को बीएड के बाद कुछ अल्प अवधि के सर्टिफिकेट कोर्सेज भी उपलब्ध करवाए जाएंगे, जो कि शिक्षण के विशिष्ट क्षेत्रों जैसे कि स्पेशल नीड्स वाले बच्चों की टीचिंग हो गई है, या स्कूल सिस्टम को समझने में लीडरशिप और मैनेजमेंट को कैसे करना है, या बुनियादी मतलब फंडामेंटल, प्रिपरेटरी और हायर जो है उच्चतर, प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों के बीच एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाना चाहते हैं, जो प्रमोट होना चाहते हैं, उनकी टीचिंग्स को मैथड मैनेज करने के लिए जो है कुछ शॉर्ट टर्म जो है सर्टिफिकेशन कोर्स भी हो सकते हैं। यह मान्य है कि विशेष विषयों के शिक्षण के लिए इंटरनेशनल लेवल पर अनेक टीचिंग मेथड्स हो सकती हैं। तो NCERT अलग अलग सब्जेक्ट्स की टीचिंग के डिफरेंट मेथोलॉजी का स्टडी करके, रिसर्च करके, उनकी राइटिंग करके उनको इंटीग्रेट करेगी और सिफारिश करेंगी कि इनमें से क्या सीख करके इंडिया में व्यवहार में लाई जा सकती है, कौन सी विधियाँ, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। वर्ष 2021 तक एक NCT द्वारा NCERT के साथ डिस्कस करके नई शिक्षा नीति 2020 के जो प्रिंसिपल्स हैं, इनके आधार पर एक नवीन और व्यापक अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा NCFTE बनाई जाएगी। ये टीचर्स के लिए होगी NCFTE। यह रूपरेखा स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, स्पेशलाइज्ड जो लोग हैं उन हितधारकों से चर्चा के बाद तैयार की जाएगी और सभी क्षेत्रीय भाषाओं में, रीजनल लैंग्वेजेस में उपलब्ध कराई। ये NCFT 2021 में वोकेशनल एजुकेशन के लिए अध्यापक शिक्षा पाठ्य चर्चाओं की उपेक्षाओं को भी एक्सपेक्टेशन को भी ध्यान में रखेगी। इसके बाद संशोधित NCF में चेंजेस किए जाएंगे, मॉडिफिकेशन किए जाएंगे और अध्यापक शिक्षा की उभरती अपेक्षाओं को दर्शाते हुए NCFT में हर 5 से 10 साल में संशोधन किया जाएगा, क्योंकि चीज़ें चेंज हो रही है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो हर 5 से 10 साल में चेंजेस होंगे। लास्ट में जो अध्यापक शिक्षा प्रणाली की प्रामाणिकता को पूर्णता बनाए रखने के लिए देश में चलाए जा रहे अवमानक स्टैंडर्ड लोन TET के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसे यदि जरूरी हो तो उन्हें बंद किया जाना शामिल है। TET के लिए वो कड़ी कार्रवाई करेंगे, अब उन्हें इसमें क्या जरूरी लगता है वो उसके हिसाब से करेंगे। समतामूलक, इक्विटी बेस्ड, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, सभी के लिए लर्निंग हो। अब ये छठा जो है पॉइंट है, तो एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा मीडियम है जो कि सोशल जस्टिस को, इक्वालिटी को प्रमोट करता है। समतामूलक और समावेशी शिक्षा न सिर्फ स्वयं में एक आवश्यक लक्ष्य है, बल्कि समतामूलक और समावेशी समाज निर्माण के लिए भी अनिवार्य कदम है। मतलब हर एक इंडिविजुअल के अंदर जब सोशल जस्टिस और इक्वालिटी की फीलिंग होगी तो प्रत्येक नागरिक को अपने संजोने, विकास करने और राष्ट्र हित में योगदान करने के अवसर उपलब्ध होंगे। तो हर एक इंडिविजुअल सोचेगा समतामूलक और समावेश रूप से समाज को चलाने। यह शिक्षा नीति ऐसे लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ती है जिससे भारत देश के किसी भी बच्चे के सीखने और आगे बढ़ने के अवसरों में उसकी जन्म या पृष्ठभूमि से संबंधी परिस्थितियां बाधक ना बन पाए, उसका बैकग्राउंड डिसाइड ना करे उसकी लर्निंग को कि आगे बढ़ने को। यह नीति इस बात की पुनः पुष्टि करती है कि स्कूल शिक्षा में एक्सेस, पार्टिसिपेशन, लर्निंग आउटकम में सामाजिक श्रेणी के अंतरालों को दूर करना सभी शिक्षा क्षेत्र विकास कर्मियों का मेन ऑब्जेक्टिव होगा।
वो सोशल जो डिस्टेंस है वो डिस्क्रिमिनेशन को कम करना चाहते हैं। इस अध्याय को अध्याय 14 के साथ पढ़ा जाए, जिससे अब मतलब अध्याय जो चैप्टर 14 है उसमें हायर एजुकेशन में जो है इक्विटी और इंक्लूजन को कैसे शामिल किया गया है उसकी बातें हम ये स्कूल में शामिल कर रहे हैं। ऑल्दो इंडियन एजुकेशन सिस्टम और जो सरकारी पॉलिसीज़ हैं विद्यालय शिक्षा व्यवस्था के सभी स्तरों पर जेंडर सेंसिटाइजेशन, सोशल जो श्रेणियों के अंतराल है उसको कम करने की दिशा में लगातार प्रगति की है, किंतु समानता इनइक्वालिटी हमें आज भी दिख रही है। जैसे स्पेशली मिडिल लेवल जो है सेकेंडरी लेवल पर सोशल इकोनॉमिक रूप से जो डिप्राइव्ड बच्चे हैं वो देख सकते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में भूतकाल से ही पीछे रह रहे हैं, मतलब पास से ही पीछे रह रहे हैं। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित इन समूहों को अगर जेंडर स्पेसिफिक देखें तो फीमेल्स और ट्रांसजेंडर, सोशल और कल्चरल रूप से देखें तो एससी, ओबीसी, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हो गए, माइनॉरिटी ग्रुप्स हो गए। जोग्राफिकल एरिया में देखो तो रूरल एरिया के लोग, टाउन्स के लोग, एस्पायरिंग जिले के विद्यार्थी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जिन्हें सीखने की संबंधी अक्षमता है। सोशल इकोनॉमिक लेवल पे तो माइग्रेंट जो कम्युनिटी है, लो इनकम वाले जो पेरेंट हैं, फैमिलीज हैं, असहाय परिस्थिति में रहने वाला बच्चा, किसी का बाल तस्करी हुई है, ट्रैफिकिंग हुई तो उसका शिकार बच्चा, और बाल तस्करी शिकार बच्चों के बच्चे, अनाथ बच्चे जिन्हें शहरों में भीख मांगने, और शहरी गरीब जो सब है ये इसके अंदर। अब जबकि स्कूल कक्षा में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक लगातार एनरोलमेंट घट रहा है, तो एनरोलमेंट में गिरावट जो दिख रही है वो सोशल इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड ग्रुप्स की ज़्यादा है। विशेषकर इन ऐसी डिजीज में महिला विद्यार्थियों को अगर हम देखते हैं तो उनका स्कूल ड्रॉप आउट काफ़ी है। हायर एजुकेशन के क्षेत्र में एससीडीज के एनरोलमेंट में गिरावट और अधिक है। तो कॉलेज में देखोगे तो उनका एनरोलमेंट और कम हो जाता है। सोशल इकोनॉमिकली पहचान में आने वाले एससीडीज की संक्षिप्त स्थिति अनुवर्ती उपखंडों में दी गई है, बाद में बताई हुई है। अगर हम यूडाइस का 2016-17 का डाटा देखते हैं तो प्राइमरी लेवल पर 19.6% है वो एससी के हैं, 19.6%। ये हायर सेकेंडरी लेवल पर ये बच्चे ये प्रतिशत कम होकर के 17.3% हो गया सेकेंडरी लेवल। नामांकन में गिरावट अगर हम एसटी में देखें तो 10.6%, वही प्राइमरी लेवल पर 6.8 सेकेंडरी लेवल पे हो। TWSN में देखें तो 1.1 ये कहाँ पर है, प्राइमरी में, और 0.25% ये सेकेंडरी क्लासेस में। बड़ी गंभीर स्थिति है। इनमें प्रत्येक श्रेणी में महिला छात्रों के लिए एनरोलमेंट में और भी अधिक गिरावट है। अगर मैं एससी में फीमेल्स देखूँ, एसटी की फीमेल्स देखूँ, CWSN की फीमेल्स देखूँ तो नंबरिंग और कम है। और हायर एजुकेशन में चले जाते हैं तो वही SC ST और CWSN का डाटा काफ़ी खराब स्थिति में दिखा। गुणवत्तापूर्ण स्कूल तक पहुँच पाने में कमी है, पॉवर्टी है, सोशल ट्रेड्स हैं, कथाएं हैं, भाषा सहित और विभिन्न कारकों से एससी के बीच शेड्यूल कास्ट के बीच जो एनरोलमेंट है और इसको मेंटेन करने की दरों पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े हैं। अनुसूचित जातियों के बच्चों की पहुंच, भागीदारी और लर्निंग आउटकम में इन अंतरालों को पूरा करना प्रमुख लक्ष्यों में से एक रहेगा। साथ ही जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, अदर बैकवर्ड जो क्लासेस हैं जिन्हें पहले से ही सोशली और शैक्षणिक रूप से पिछड़े होने के आधार पर पहचाना जाता है, उन पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इंक्लूसिव एजुकेशन विभिन्न ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों के कारण जनजातीय समुदाय और अनुसूचित जनजातियों के बच्चे भी कई स्तरों पर एडवर्स सिचुएशन का सामना कर रहे हैं। आदिवासी समुदाय के बच्चे अक्सर अपनी स्कूली शिक्षा को कल्चरल और शैक्षणिक रूप से अप्रासंगिक विदेशी पाते हैं, वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं उसके साथ में। हालांकि वर्तमान में आदिवासी समुदाय के बच्चों के वेलफेयर के लिए बहुत प्रोग्राम शुरू किए गए हैं और आगे भी किए जाएंगे। यह इंश्योर करने के लिए कि विशेष तंत्र बनाए जाने की आवश्यकता है कि जो जनजातीय समुदाय के बच्चों हैं उनको इस कार्यक्रम का लाभ मिल सके। स्पेशली उनके लिए लॉन्च किए जा रहे हैं। स्कूल और हायर लेवल में माइनॉरिटीज़ का जो प्रतिनिधित्व वो भी काफ़ी कम है। यह पॉलिसी सभी माइनॉरिटीज़ की कम्युनिटीज़ को, स्पेशल रूप से उन समुदाय के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हस्तक्षेपों के महत्व को स्वीकार करती है, जिनका एजुकेशनल रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम है। यह पॉलिसी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, CWSN या दिव्यांग बच्चों को किसी भी अन्य बच्चे के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान करने के लिए फैक्टर सिस्टम बनाने के महत्व को भी पहचान है। स्कूल एजुकेशन में सोशल जो क्लासेस है इनके गैप को कम करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अलग स्ट्रेटजी तैयार की जाएगी, जैसा कि इन सब पार्ट्स में लिखा हुआ है। ECC में फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी और विद्यालय तक पहुंच, एनरोलमेंट,
अटेंडेंस आदि से संबंधित समस्याएं और सिफारिशें जिनको हमने फर्स्ट टू थर्ड चैप्टर में देखा था, विशेष रूप से माइनॉरिटी वाले और जो डिप्राइव्ड ग्रुप्स हैं, इनके लिए इसको प्रासंगिक बनाना होगा। अतः एसईडीज के संदर्भ में हमें जो उपाय दिए हुए हैं फर्स्ट टू थर्ड चैप्टर में वो अपनाने होंगे। इसके अतिरिक्त कुछ लक्षित छात्रवृत्ति जो माता पिता को अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए इनकरेज करे वो करनी होगी। तो शर्त नकद हस्तांतरण, मतलब आप कोई शर्त लगा सकते हैं, कैश ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए साइकिल प्रदान कर सकते हैं आदि से विभिन्न सफल नीतियां और योजनाएं चलाई गई हैं। कुछ क्षेत्रों में एसईडीज की भागीदारी स्कूल शिक्षा प्रणाली में काफी बढ़ी है। इन सफल नीतियों और योजनाओं को पूरे देश में और अच्छे लेवल से अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए। यह भी ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि यह पता लगाए कि कौन सा उपाय विशेष रूप से कुछ एसईडीज के लिए प्रभावी। अभी हमें पता लगाना पड़ेगा कि वो किस चीज से जो है इफेक्टिव वहां हो रहा है। साइकिल प्रदान करना और स्कूल तक पहुंचने के लिए साइकिल व पैदल चलने वाले समूहों का आयोजन करना फीमेल स्टूडेंट्स की बढ़ती भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। अच्छा तरीका है। यहाँ तक कि कम दूरी वाले स्थानों पर भी सेफ्टी के पर्पज से माता पिता को मिलने वाली जो सेफ्टी की फीलिंग आएगी वो काफी प्रभावी होगी अगर उनके लिए फ्री ट्रांसपोर्टेशन होगा या स्कूल ग्रुप बनाया जाए जो पैदल चलने वालों के लिए साइकिल डिस्ट्रीब्यूट है। CWSN बच्चों की पहुंच सुनिश्चित करने की दृष्टि से एक बच्चे के साथ एक टीचर को या एक सहपाठी शिक्षण को या मुक्त विद्यालय शिक्षा, उचित बुनियादी ढांचा और उपयुक्त तकनीक का उपयोग करके भी हम प्रभावी जो है एजुकेशन के ऊपर फोकस कर सकते हैं। जो विद्यालय गुणवत्तापूर्ण ढंग से बचपन की देखभाल व शिक्षा प्रदान करते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर करते हैं, वे आर्थिक रूप से वंचित परिवारों से आने वाले बच्चों के लिए स्पेशल रूप से हेल्प आउट करेंगे। इस बीच यह भी देखना होगा कि शहरी गरीब क्षेत्रों में काउंसलर और सोशल जो है वर्कर जाकर के स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, स्कूल और शिक्षकों के साथ मिलकर के काम करे। काम पर रखना उपस्थिति सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर सोशल वर्कर्स को आप अपॉइंट कर दोगे तो काफी चीजों में जो है हेल्प आउट करेगा। आंकड़ों से पता चलता है कि कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में एसईडीज का बहुत बड़ा रेशो है। इनके अलावा ऐसे जोग्राफिकल एरियाज में जिनकी पहचान एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में की गई है, जिन्हें अपने शैक्षिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज्यादा हस्तक्षेप की जरूरत है। इसीलिए सिफारिश की जाती है कि देश के शैक्षिक रूप से वंचित एसईडीज की बड़ी आबादी वाले कुछ क्षेत्रों को स्पेशल एजुकेशन जोन बनाया जाए, SEZ बना दिया जाए, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है इन क्षेत्रों के शैक्षणिक परिदृश्य को बदलने के लिए और एक्स्ट्रा एफर्ट कर सके और एक्स्ट्रा पॉलिसीज और नीतियां चला सके। अब हम देख सकते हैं कि जो माइनॉरिटी वाले सभी ग्रुप्स हैं उनमें आधी से संख्या में महिलाओं की है। दुर्भाग्यवश SDGs के साथ होने वाले अन्याय का सामना औरों से ज्यादा इन समूह की महिलाओं को करना पड़ा। तो यह नीति समाज में महिलाओं की विशिष्ट और महत्वपूर्ण भूमिका, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में पीढ़ियों के आचार विचार को शेप देने में उन योगदानों को ध्यान में रखते हुए मानती है कि SDGs लड़कियों के लिए क्वालिटी एजुकेशन की व्यवस्था ना कि उनका प्रेजेंट बल्कि उनकी फ्यूचर को भी बेटर करेगी। अतः नीति इस बात की सिफारिश करती है कि SDGs विद्यार्थियों के एम्पावरमेंट के लिए बनाई जा रही जो पॉलिसीज और योजनाएं हैं वो बालिकाओं पर केंद्रित ज्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा भारत सरकार सभी लड़कियों के साथ साथ में ट्रांसजेंडर्स को भी क्वालिटी एजुकेशन और शिक्षा प्रदान करने की दिशा में काम करे। जेंडर इंक्लूसिव फंड का गठन कर सकती है इसके लिए, फीमेल प्लस ट्रांसजेंडर्स के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं को लागू करने के लिए राज्य को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक फंड उपलब्ध होगा। फीमेल और ट्रांसजेंडर जैसे बच्चों तक की शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि स्वच्छता व शौचालय संबंधी सुविधाएं स्कूल में हों, साइकिल दी जाए, सशर्त नकद हस्तांतरण हो। यह फंड जो है राज्यों को समुदाय आधारित कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने और उसे बड़े स्तर तक ले जाने में सक्षम बनाएगा, जो फीमेल और ट्रांसजेंडर जैसे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन तक उनकी पहुंच को मैनेज करेगा। अन्य एसईडीज की शिक्षा तक पहुंच से संबंधित समान समस्याओं के समाधान हेतु इसी प्रकार की इंक्लूसिव फंड की व्यवस्था की जाएगी। संक्षेप में इस नीति का उद्देश्य किसी भी जेंडर, किसी भी सोशल इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड ग्रुप के बच्चों के लिए वोकेशनल एजुकेशन के साथ में जो इनइक्वालिटी है उसको खत्म करना है। ऐसे स्थान जहां विद्यालय तक आने के लिए छात्रों को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, वहां जवाहर नवोदय विद्यालय JNV की तर्ज पर फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्टल्स का निर्माण किया जाएगा, विशेषकर ऐसे बच्चों के लिए जो सोशल इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड बैकग्राउंड से आते हैं। इन छात्रावासों में इन सभी बच्चों को स्पेशली फीमेल्स की सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। कस्तूरबा गांधी गर्ल्स हॉस्टल जो हैं, स्कूल जो है, इनको मजबूत बनाया जाएगा। सोशल इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड जो ग्रुप्स हैं उनमें फीमेल्स की क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस होगा क्लास 12th तक। इनकी पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए और जो है सरकार प्रयास करेगी भारत के हर कोने में हायर क्वालिटी की एजुकेशन मिल सके। इसके लिए एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में स्पेशली SEDs वाले एरिया में जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय
अतिरिक्त खोले जाएंगे। कम से कम 1 साल की ईसीसी और शिक्षा को समाहित करते हुए सेंट्रल स्कूल्स में, केंद्रीय विद्यालयों में, देश के अदर प्राइमरी स्कूल में जो विशेषकर वंचित क्षेत्रों में है, वहां प्री स्कूल वर्क भी जोड़ा जाएगा। ईसीसी में दिव्यांग बच्चों को शामिल किया जाएगा, उनकी इक्वल पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित किया जाएगा। यही इस पॉलिसी की प्राथमिकता है। दिव्यांग बच्चों को मतलब प्रिपरेटरी लेवल से लेकर के सेकेंडरी लेवल तक की शिक्षण प्रक्रियाओं में सम्मिलित होने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, आरपीडब्ल्यूडी जो अधिनियम है इंक्लूसिव एजुकेशन की व्यवस्था को परिभाषित करता है, जहां सामान्य और दिव्यांग सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं। शिक्षण व सीखने की प्रणाली को इस प्रकार से अडॉप्ट किया जाता है कि हर बच्चे की सभी सामान्य और विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति स्कूल में हो सके। ये पॉलिसी आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की सभी प्रावधानों को मैनेज करेगी और स्कूल एजुकेशन के संबंध में प्रस्तावित सभी सिफारिशों को पूरा करती है। तो नेशनल कैरिकुलम ऐसी आउटलाइन बनाएगा जिसमें एनसीईआरटी द्वारा दिव्यांगजन विभागों के राष्ट्रीय संस्थानों जैसे स्पेशलाइजेशन जो इंस्टीट्यूशन उनके साथ भी परामर्श करेगी। इसके लिए दिव्यांग बच्चों के इंटीग्रेशन को ध्यान में रखते हुए स्कूल कॉम्प्लेक्सेस को फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी ताकि वो सुस्पष्ट और कुशल प्रावधानों की व्यवस्था करें। इसके साथ यह भी ध्यान दिया जाएगा कि स्कूल कॉम्प्लेक्सेस में दिव्यांग बच्चों की आवश्यक संबंधी ट्रेनिंग जो है वो भी टीचरों को दी जाए। साथ ही गंभीर अथवा एक से अधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए गाँव में या ब्लॉक स्तर पर जहां भी आवश्यक हो एक रिसोर्स सेंटर बनाया जाएगा। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के अनुरूप विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की फिजिकल एक्सेस जो है ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई जाएगी जहां ये आराम से जो है जा सकें। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विभिन्न श्रेणियों के अनुरूप स्कूल कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे जिसमें प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप मदद सुनिश्चित करने होती प्रॉपर सिस्टम होगा ताकि कक्ष में उनकी पूर्ण पार्टिसिपेशन और इंक्लूसिवनेस हो। कक्षा में टीचर्स और अदर जो बैचमेट्स हैं उनके साथ आसानी से जुड़ने के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कुछ सहायक उपकरण टेक्नोलॉजी जैसे कि लैंग्वेज के लिए बड़े प्रिंट और ब्रेल प्रारूप में जो है पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएगी। आर्ट, गेम, वोकेशनल एजुकेशन में सभी स्कूल गतिविधियों पर भी जो है ये सारी चीज़ें लागू होगी। NIOS जो है इंडियन साइन लैंग्वेज सिखाने के लिए और इंडियन साइन लैंग्वेज का उपयोग करके अदर जो है सब्जेक्ट्स को सिखाने के लिए हायर क्वालिटी के मॉड्यूल डेवलप करेगी। साथ ही CWSN बच्चों की सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान स्कूल में दिया जाएगा। देन आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के अनुसार मूल दिव्यांगता वाले बच्चों के पास रेगुलर और स्पेशल एजुकेशन का ऑप्शन होगा कि वो कहाँ पढ़ना चाहते हैं। स्पेशल टीचर्स के माध्यम से जो रिसोर्स सेंटर बनाए हुए हैं वहाँ गंभीर अथवा एक से अधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के पुनर्वास व शिक्षा से संबंधित आवश्यकताओं में मदद करेंगे। तब अगर वो वहाँ पर रह रहे हैं तो वहाँ स्पेशल एजुकेशन वाले जो टीचर है उनको हेल्प आउट करेंगे। साथ ही हायर एजुकेशन की शिक्षा घर में ही उपलब्ध कराने होती है। होम स्कूलिंग और स्किल बेस्ड जो है डेवलप करने की दिशा में उनके माता पिता और पेरेंट्स को भी हेल्प करेंगे, गार्जियंस को हेल्प करेंगे। स्कूल में जाने में असमर्थ कोई बच्चा है जिसको गहन दिव्यांगता है उसके लिए गृह आधारित शिक्षा के भी अल्टरनेटिव्स होंगे। गृह आधारित शिक्षा के तहत शिक्षा ले रहे बच्चे को अन्य जनरल सिस्टम्स की तरह शिक्षा ले रहे किसी भी अन्य बच्चे के समतुल्य माना जाएगा। अगर वो बच्चा होम स्कूलिंग करेगा तो उसकी मान्यता वैसे ही होगी जैसे बच्चा कोई स्कूल में पढ़ रहा हो। गृह आधारित शिक्षा की दक्षता व प्रभावशालिता की जांच हेतु समता व अवसर की समानता के सिद्धांत पर उनकी ऑडिट कराई जाएगी। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के अनुसार इस ऑडिट के आधार पर गृह आधारित स्कूली शिक्षा के लिए इंस्ट्रक्शन और स्टैंडर्ड डेवलप किए जाएंगे। हालांकि ये स्पष्ट है कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा किसकी जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी है। इसके लिए पेरेंट और गार्जियन जो है वो बड़े स्तर पर प्राथमिकता के साथ जो है टीचिंग लर्निंग मेथड जो है और जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उनके व्यापक प्रचार प्रसार के में उसमें टेक्नोलॉजी को भी यूज किया जाएगा जिसके माध्यम से पेरेंट और गार्जियन जो अपने बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप काम कर पाएंगे। मैक्सिमम क्लासेस में ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें सीखने की दृष्टि से कुछ विशिष्ट अक्षमता हो सकती है, कोई डिसेबिलिटी हो सकती है, जिन्हें निरंतर जो है हेल्प की आवश्यकता होती है। रिसर्च स्पष्ट करती है कि ऐसे मामलों में जितनी जल्दी बच्चे को हेल्प मिलेगी उसकी प्रोग्रेस उतनी ही बेहतर हो सकती है। शिक्षकों को सीखने से संबंधित इस प्रकार की जो डिसेबिलिटीज इनकी पहचान करने, उनको जो है निवारण करने के लिए पॉलिसीज बनाने में विशेष रूप से मदद मिलनी चाहिए। इसके लिए किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों में इनमें उपयुक्त तकनीकी मदद से किए जाने वाले प्रयास सही क्षमता भी हम सारे स्कूलों में प्रशस्त का काम बड़ा चल रहा है बच्चे के आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो बच्चों को अपनी गति के अनुरूप काम करने की स्वतंत्रता देंगे, प्रत्येक बच्चे की क्षमताओं का लाभ लेंगे और पाठ्यक्रम को इतना सक्षम और लचीला बनाया जाएगा और उनके आकलन प्रमाण के लिए भी एक अडेप्टेबल इकोसिस्टम बनेगा। CBSE इस पे भी काम कर रही है। परख नाम का जो नया नेशनल असेसमेंट सेंटर होगा उसमें भी प्रमाणन एजेंसी ऐसे इंस्ट्रक्शन बनाएगी जो कि फंडामेंटल लेवल से लेकर हायर लेवल तक की परीक्षाओं में इस तरह के मूल्यांकन को
सिफारिशें करेगी। सीखने की क्षमता वाले जो बच्चे हैं उनकी समान पहुंच हो सके, उनके लिए अवसर सुनिश्चित। विशिष्ट दिव्यांगता वाले बच्चे जिन्हें सीखने संबंधित क्षमताओं के साथ कैसे पढ़ाना है, विशिष्ट दिव्यांगता वाले बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, इससे संबंधित अवेयरनेस भी और ज्ञान भी सभी शिक्षक प्रश्न नियुक्त, मतलब बीएड वाले बच्चों के लिए कंपलसरी होगा। साथ ही जेंडर सेंसिटाइजेशन, माइनॉरिटी के ग्रुप्स के लिए जेंडर सेंसिटाइजेशन विकसित किया जाना चाहिए, जिससे उनकी पार्टिसिपेशन को बेहतर किया जा सके। स्कूलों के वैकल्पिक रूपों को, अल्टरनेटिव रूप्स को, परंपराओं, अल्टरनेटिव शिक्षण सामग्री अभ्यासों को संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही उन्हें अपने विषयों, शिक्षण क्षेत्रों व पाठ्यक्रम को नेशनल कैरिकुलम के अनुरूप इंटीग्रेट करने में सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि हायर एजुकेशन के क्षेत्र में इन विद्यार्थियों की पार्टिसिपेशन जो है बढ़ सके। ऐसे विद्यालयों को साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, स्टेट लैंग्वेजेस, अदर रिलेवेंट सब्जेक्ट्स जो है इनको सिलेबस में शामिल करने के लिए फंडामेंट जो है फाइनेंशियली हेल्प किया जाएगा, जैसा कि शायद इन स्कूलों द्वारा रिक्वायर्ड है। पारंपरिक, कल्चरल और जो रिलीजियस स्कूल है इनमें पढ़ने वाले बच्चों को ग्रेड 1 to 12 के लिए परिभाषित किए गए लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करने में हेल्प आउट करेगा। इसके अलावा ऐसे स्कूल्स में छात्रों को एनटीए द्वारा जो स्टेट और अदर बोर्ड एग्जाम्स हैं उनके असेसमेंट के लिए उपस्थित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस प्रकार हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दाखिला दिया जाएगा इन्हें। साइंस, मैथ्स, लैंग्वेज, सोशल स्टडीज के सेक्शन में शिक्षकों की क्षमताओं को नए सेक्शन के अभ्यासों के लिए उन्मुखीकरण तो विकसित किया जाएगा। लाइब्रेरी और लैब्स को मजबूत किया जाएगा। मैगजीन्स, बुक्स जैसे सपोर्टिंग मटेरियल्स उपलब्ध कराए जाएंगे। टीचिंग मटेरियल्स टीएलएम उपलब्ध कराए जाएंगे। स्पेशल एजुकेशन डिप्राइव्ड एरिया के अंतर्गत और ऊपर वर्णित जो पॉइंट है इनमें एसटी, एससीज के शैक्षणिक विकास में जो असमानता आ रही है उनको भी दूर करने पर ध्यान देंगे। स्कूल शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के प्रयास में ऐसे डीज में जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो मेधावी छात्र हैं, इनको बड़े पैमाने पर डेडिकेटेड हॉस्टल्स, ब्रिज प्रोग्राम और फीस माफ करने वाले छात्रवृत्ति प्रोग्राम्स के थ्रू फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी, ताकि वो ये कहाँ तक होगी, सेकेंडरी लेवल प्रदान की जाएगी, ताकि वो हायर एजुकेशन में आगे बढ़ सके। डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू राज्य सरकारों को जनजातीय बहुल प्रदेशों सहित अपने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में एनसीसी विंग खोलने के लिए भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे छात्रों की प्राकृतिक प्रतिभा और अद्वितीय क्षमता का उपयोग किया जा सकेगा, जिससे वे रक्षा सेनाओं में सफल करियर के लिए प्रेरित हो सके, तब वो डिफेंस में जा सके। एसडीज छात्र छात्राओं के लिए जो छात्रवृत्ति उपलब्ध है, जो अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध है, जो पॉलिसीज में प्रतिभाग करने की दृष्टि है और इक्विटी को बढ़ाने के लिए कुछ सरल तरीके अपनाए जाएंगे, जैसे किसी एक एकल वेबसाइट या एजेंसी के माध्यम से अप्लाई किया जाएगा। सभी विद्यार्थी इन योजनाओं, स्कॉलरशिप्स और अपॉर्चुनिटीज के बारे में जान पाएंगे, सिंगल विंडो के माध्यम से अप्लाई कर पाएंगे, जटिल नहीं रखना है। उपरोक्त सभी नीतियों और उपाय सभी एसडीज के लिए इंक्लूसिव, कंप्लीट इंक्लूजन और इक्विटी प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है तो है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। इसलिए विद्यालय के कल्चर में बदलाव भी जरूरी है। स्कूल शिक्षा प्रणाली में सभी पार्टिसिपेंट, जिसमें टीचर हैं, एचओएस है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, काउंसलर्स हैं, स्टूडेंट्स भी शामिल है, सभी छात्रों की नीड्स के अकॉर्डिंग इंक्लूजन और इक्विटी की धारणाओं, सभी व्यक्तियों के सम्मान, प्रतिष्ठा और निजता के प्रति सेंसिटाइज होंगे। इस तरह का एजुकेशनल कल्चर होगा जो छात्रों को सशक्त व्यक्ति बनाने में मदद करने के लिए अच्छा साधन होगा, बदले में कैसा समाज बनाने में हेल्प करेगा, जो सबसे कमजोर नागरिकों के लिए जिम्मेदार है, मतलब किसी को भी नहीं छोड़ना है। समावेशन और समता शिक्षक शिक्षा की एक ऐसा प्रमुख पहलू बन जाएगा जिसमें स्कूलों में लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन और अन्य पदों के लिए भी ट्रेनिंग होगी। साथ ही सभी छात्रों के लिए एक उत्कृष्ट रोल मॉडल लाने की दिशा में प्रयास किया जाएगा कि ऐसी डीज में से उच्चतर गुणवत्ता के शिक्षक व लीडर्स को जो है अधिक से अधिक चयन किया जाए। छात्रों को शिक्षकों और अन्य विद्यालय कर्मियों जैसे प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता और परामर्शदाता द्वारा लाई गई इस नई स्कूल कल्चर और पाठ्यक्रम में आए परिवर्तनों के माध्यम से सेंसिटाइज बनाया जाएगा। स्कूली सिलेबस में ईसीसी, मानवीय मूल्यों पर सामग्री जैसे सभी व्यक्तियों के लिए सम्मान, सहानुभूति, सहिष्णुता, ह्यूमन राइट्स, जेंडर इक्वालिटी, अहिंसा, वैश्विक नागरिकता, समावेशन और समता शामिल होंगे। इसमें डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रिलीजन, लैंग्वेजेस, जेंडर्स की पहचान के बारे में विस्तृत ज्ञान शामिल होगा, जो डाइवर्सिफिकेशन के प्रति रिस्पेक्ट दिखाता होगा, सेंसिटाइजेशन को डेवलप करता होगा। स्कूल के सिलेबस में किसी भी प्रीजुडिस और जो पुरानी थॉट है, नैरो माइंडेड थॉट है, उसको हटाया जाएगा और ऐसी सामग्री को अधिकता से शामिल करेंगे जो सभी कम्युनिटी के लिए इफेक्टिव हो, रिलेवेंट हो। है स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर के माध्यम से संसाधन प्रभावी गवर्नमेंट से, ये हम कल कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग जो अभी तक हमने जो किया है इसमें आपको क्लियरेंस बनी होगी, और आगे का पार्ट हम कल के लेक्चर में खत्म कर लेंगे। स्कूल एजुकेशन का जो लास्ट पार्ट हमारा बचा हुआ है वो हम कल तक खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो
थैंक यू। और जिन भी लोगों को पीडीएफ चाहिए इसका, वो टेलीग्राम ग्रुप जो है वो चैनल पे दिया हुआ है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको सारे पीडीएफ क्लासेस के मिल जाएंगे जो हम पढ़ रहे हैं। ये जैसे मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ये इसी हाईलाइटेड मैनर में आपको मिल जाएंगे, तो आपको ईजी रहेगा उस पार्ट को पढ़ने में। एंड सारी चीज़ आपको वहीं मिल जाएंगी, चाहे वो हमारी पेडागोजी क्लास का लेक्चर हो, चाहे हमारे कोई वर्कशीट्स हों, या फिर हम जो एक्ट वगैरह कर रहे हैं, पॉलिसीज कर रहे हैं, वो सारी चीज़ आपको वहाँ मिल जाएगी। एंड आपसे बाकी क्लासेस मिस ना हो, आपके साथ सारा कंटेंट शेयर हो, तो उसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अब आगे हम जो इवैल्यूएशन वाला पार्ट, कुछ एक्ट्स वगैरह कंप्लीट करेंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स कंप्लीट करेंगे, तो हम अभी इन्हीं दिनों में करेंगे। हमने रीजनिंग वाला पार्ट जो है वो भी साथ में स्टार्ट किया है। एंड वो बनाया हमने स्कूल के बच्चों के लिए था, लेकिन वो हमें भी हेल्प आउट कर रहा है, क्योंकि हमारा जो पेपर पैटर्न है जिसमें रीजनिंग आ रही है वो 10th के लेवल की है, बहुत हाई वो नहीं है। तो अगर हम उसको इतना भी कर लेंगे तो हमारा काम जो है उसमें हो जाएगा। मेनली हमें जो है कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा बेटर जो है क्वांट्स में और रीजनिंग में हमारा स्कोर हो पाएगा। ओके, थैंक यू।